मैं हूं अदील इम्तियाज़। हम अपने यूनिवर्स के बिहेवियर को जानने के लिए दो किस्म की थेरीज का सहारा लेते हैं। पहली थेरी जनरल थेरी ऑफ रिलेटिविटी कहलाती है, जो कि आइंस्टाइन ने दी, जिसमें आइंस्टाइन ने लाइट के बिहेवियर को डिफाइन किया, जिसने टाइम को डिफाइन किया और उसके साथ साथ हमें ये बताया कि चीज़ें मूव कैसे करती हैं, ज़मीन कैसे मूव करती है, सूरज कैसे मूव करता है और बड़ी बड़ी गैलेक्सीज जो है वो कैसे मूव करती हैं। दूसरी थ्योरी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की थी। क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी हमें एटम के लेवल पे लेके जाती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की मूवमेंट के बारे में बताती है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बारे में भी हमें बताती है। तो ये दोनों मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, एक जो हमें सियारों के बारे में बताती है, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बताती है, और दूसरी हमें एटॉमिक लेवल पे ले जाती है। इन दोनों थेरीज को हम जब भी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो हम नाकाम रहते हैं। इंसान ये चाहता है कि एक ऐसी थेरी दे जिसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और ज़मीन की सूरज के गिर्द की मूवमेंट को एक ही इक्वेशन से हम जाहिर कर सकें, पर इसमें हमें अभी तक नाकामी हुई है, जिसकी तफसील मैं आगे बताऊंगा। पर क्या कोई ऐसा टाइम था कि जब ये दोनों थेरीज एप्लीकेबल थी यूनिवर्स पर, यानी कोई ऐसा पॉइंट था जिस पर क्वांटम और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इकट्ठी होगी? जी बिल्कुल, ऐसा मौका था। ये 14 बिलियन साल पहले की बात है, जब हमारी पूरी कायनात एक मैटर का छोटा सा डॉट था, जो कि प्रोटॉन से भी बहुत बहुत ज़्यादा छोटा था, जिसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जिससे हमारी यूनिवर्स मार्ज़े वजूद में आई। तो इस सिंगुलैरिटी में या इस डॉट में उस वक्त तमाम एटम और सन, यानी जितनी बड़ी और जितनी छोटी चीज़ें थी वो सारी की सारी इस छोटे से डॉट में मौजूद थी। इसलिए उस वक्त क्वांटम थ्योरी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इकट्ठी हो चुकी थी, वो हमारी यूनिवर्स को डिफाइन कर रही थी। और वो पर जैसे ही ये बिग बैंग हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, क्वांटम थ्योरी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग अलग हो गई और वो अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करना शुरू कर दिया। ये वो पॉइंट था जब पहले पहले हमारे पास एक फोर्स थी जिसको हम सुपर फोर्स कहते थे। बिग बैंग के वक्त हमारी कायनात में एक फोर्स थी, पहले सेकंड की बात हो रही है। और फिर कुछ देर बाद हमें पता चला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलग हुई, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये चार फोर्सेज हैं जो हमारी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा और कोई फोर्स हमारी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये सारी फोर्सेस बिग बैंग के वक्त एक थी और उसके बाद पहले सेकंड में ये अलग अलग होके डिफरेंट फोर्सेस बन गई, जो कि हमारी पूरी यूनिवर्स को गवर्न करती हैं। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या है कि अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो आपस में एक दूसरे का साथ नहीं देते। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक शहर है उसमें दो डिफरेंट किस्म के रूल्स चल रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, तो आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। आप सीधे भी नहीं जा सकते, आप राइट भी नहीं जा सकते और आप लेफ्ट भी नहीं जा सकते। तो फिर आप कहाँ जा सकते हैं? और डू नॉट एंटर एंड एंट्रेंस ओनली। तो क्या होगा, इन दोनों चीज़ों में तजाद है। तो इसी तरीके से जब हम ये बात करते हैं कि हम क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लाते हैं चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, तो उनमें तजाद मौजूद होता है और इंसान वो तजाद दूर नहीं कर पाया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि चीज़ें ग्रेविटी की वजह से सूरज के गिर्द मूव करती हैं। और ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी है स्पेस टाइम के जो कंटोर है उसमें एक कर्व। यानी जब भी ये एक चादर को मैं ले लूँ और ये स्पेस टाइम कंटोर है, तो इसमें हम कोई बहुत भारी चीज़ रख देंगे जैसे कि ज़मीन है, तो उसके नीचे गड़ा पड़ जाएगा, कर्व आ जाएगा स्पेस टाइम में, और चांद मजबूर हो जाएगा कि अब वो ज़मीन के गिर्द चक्कर काटना शुरू कर दे। तो हम कहते हैं जी चांद जो है वो ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के गिर्द चक्कर काट रहा है। एक्चुअली इसको आइंस्टाइन ने बताया कि ये स्पेस टाइम कंटोर में एक कर्व है, जो कि हमें एक बेंड है जो कि हमें ग्रेविटी की शक्ल में नज़र आता है। इसी तरीके से सूरज के गिर्द ये बैंड बहुत बड़ा है, इसलिए ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। तो हम ये भी देखते हैं कि अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करें या ग्रेविटी की बात करें तो ये स्मूथ होती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें जो चीज़ें बताती हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद ज़मीन कहाँ पर होगी, 4 दिन बाद ज़मीन कहाँ पर होगी, सूरज कहाँ पर होगा, कितनी मूवमेंट करेगा। तो हम चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं और चीज़ें एक डिफाइंड पैटर्न पे चल रही हैं। पर जो ही हम नीचे यानी एटम के लेवल पर आते हैं तो चीज़ें स्मूथ नहीं रहती, चीज़ें हैपहैज़र्ड हो जाती हैं, जिटरी हो जाती है, फ्लक्चुएट करनी शुरू कर देती हैं। जब आप एटम के
लेवल पर आते हैं तो आपको कई ऐसे फिनोमिना मिलते हैं जो कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं मिलते हैं। मसलन डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड ये एटम के लेवल पर डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो डायरेक्शंस ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरीके से एक टाइम में आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है जी। आपकी प्रेजेंस जो है वो भी एक टाइम में एक जगह से ज़्यादा हो सकती है। हमें पता है सूरज जो है वो इस वक्त जहाँ पर है उससे हटकर दूसरी जगह पर मौजूद नहीं हो सकता, पर अगर आप एटम के लेवल पर जाएं और क्वांटम मैकेनिक्स में देखें तो आप मल्टीपल जगह पर मौजूद हो सकते हैं, उसकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमें अनसर्टेन बिहेवियर्स के बारे में बताती है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है, और हमें वो ये भी बताती है कि आप एक वक्त में कई जगह पर मौजूद हो सकते हैं। तो अब आप देखें कि क्वांटम मैकेनिक्स का और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कितना फ़र्क है। अगर मैं अज्यूम करूं कि क्वांटम मैकेनिक्स का ये रूल कि सूरज जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पर हो सकता है एक ही वक्त में, इसको यूज़ करूं, तो आप देखें सूरज अगर मैं 3 जगह बना दूं सोलर सिस्टम में तो हमारा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को सेलेस्टियल बॉडीज़ पर अप्लाई करते हैं तो हमें डिजास्टर्स मिलते हैं। अब क्या ऐसा हो कि ये दोनों थेरीज जो हैं उनको कंबाइन किया जाए और हम यानी यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक थेरी हो, और वो थेरी जो है उसको कहा जाता है स्ट्रिंग थेरी। स्ट्रिंग थेरी के बारे में माना जाता है कि ये वो थेरी है जो कि फ्यूचर में जाके तमाम यूनिवर्स को डिफाइन करेगी। हमारे पास नेचर में 4 फोर्सेज होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फोर्स है, वीक इंटरेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स एंड एटम पार्टिकल्स, ये भी एक फोर्स है, और उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो नेचर में 4 फोर्सेज होती हैं। हम जब सेलेस्टियल बॉडीज़ की मूवमेंट को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सारी की सारी मूवमेंट सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होती है, और जब हम एटम के लेवल पर जाते हैं, छोटे लेवल पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी मिलती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी मिलती है, और मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो भी नज़र आती हैं। तो यहाँ पर हमें ग्रेविटी नहीं मिलती, और ये एक बहुत अहम चीज़ है कि हम अगर किसी तरीके से यहाँ पर ग्रेविटी को देख सके तो फिर ये दोनों चीज़ें मैच कर जाएंगी। साइंसदान पार्टिकल्स को बॉल्स की तरह लेते हैं। वो समझते हैं कि एटम बहुत छोटी बॉल है, इसी तरीके से न्यूक्लियस जो है वो भी एक बॉल है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे, और उसके बाद क्वार्क्स आए जो कि छोटी 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 बॉल्स बनती जा रही हैं। तो साइंटिस्ट जो शुरू में थे वो इन चीज़ों को बॉल्स के ज़रिए विजन करते थे, विजुलाइज करते थे कि जी ये छोटी छोटी बॉल्स हैं जो हमें सब पार्टिकल्स की शक्ल में मिलती हैं। पर स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि अगर आप बहुत छोटे लेवल पर चले जाएं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फिर क्वार्क्स, और क्वार्क्स से भी बिलियंथ ऑफ स्मॉल स्केल पर चले जाएं, तो आपको स्ट्रिंग्स मिलेंगे, आपको बॉल्स नहीं मिलेंगी। वो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो एक्चुअली बॉल नहीं होगा, वो एक स्ट्रिंग होगा। और वो स्ट्रिंग क्या होगा? वो एक ऐसा स्ट्रिंग होगा जो कि एनर्जी रेडिएट कर रहा है। जिस तरह गिटार की वायर्स होती हैं जिनको आप वाइब्रेट करवाते हैं मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी के साथ तो वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं, इसी तरीके से ये स्ट्रिंग्स जो हैं ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उनकी वजह से ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उस एटम को दे रहे हैं। पर ये स्ट्रिंग्स सबसे पहले मंजर आम पर आए कैसे, किसने दरियाफ्त किए, और हम इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं? साइंसदान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लोर कर रहे थे, वो उनका मैथमेटिकल मॉडल बना रहे थे, और उनको बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि आखिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे इकट्ठे रह जाते हैं। पर जब साइंसदान काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स कर चुके तो उनको एक चीज़ का एहसास हुआ, और वो ये कि जब उन्होंने अपनी इक्वेशंस को विजुअलाइज किया तो वो एक स्ट्रिंग की शक्ल दे रहा था। अब ये स्ट्रिंग जो है ये ऊपर और नीचे को मूव कर सकता है, एलोंगेट हो सकता है, बड़ा हो सकता है, स्प्रिंग की तरह है बिल्कुल, और ये स्वर्ल भी कर सकता है, यानी अपने गिर्द भी घूम सकता है। तो ये बड़ा छोटा भी हो सकता है और अपने गिर्द भी घूम सकता है। तो उस बेसिस पर पहले साइंटिस्ट ने ये कहा कि हम जिन फोर्सेस की बात कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग से जन्म लेती हैं। इस चीज़ को मानने के लिए दुनिया तैयार नहीं थी, और दुनिया का रिएक्शन इस तरीके का था कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। स्ट्रिंग थ्योरी पीछे चली गई क्योंकि दुनिया ने उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी, और ये वो दौर था जब हर रोज़ नया पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हो रहा था। हमारे पास ये एक पार्टिकल स्मैशर है जिसमें हम पार्टिकल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, वो एक दूसरे से बहुत ज़ोर से टकराते हैं, और वो जब टकराते हैं तो उनका जो गार्बेज है वो दूर दूर तक गिरता है, और उससे हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आते हैं जो कि एटम्स के अंदर है। ये ऐसे ही है जैसे दो गाड़ियों को मैं ज़ोर से टकराऊं और उनके जो पार्ट्स हैं वो दूर दूर जाके गिरें, और फिर मुझे पता चले उनको देखेगा अच्छा इसमें स्टीयरिंग भी होता है, इसमें सीट भी होती है,
इसमें मेटल के पार्ट्स भी होते हैं। तो इसी तरीके से एटम्स को जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम आपस में टकराते हैं तो उससे हमें नए पार्टिकल्स मिलते हैं। तो ये वो दौर था जब बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो दरियाफ्त हो रहे थे और लोग स्ट्रिंग थ्योरी को भूल चुके थे। क्वांटम मैकेनिक्स जो है उस पर बहुत काम हो रहा था और क्वांटम मैकेनिक्स ये बताती थी कि एटॉमिक लेवल पर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स भी होती है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी होती हैं। पर क्वांटम मैकेनिक्स ने अभी तक हमें ये नहीं बताया था कि हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स कहाँ से आती है, एटॉमिक लेवल पे ग्रेविटी की फोर्स कहाँ पे आती है। हमें ये तो पता है कि सेलेस्टियल लेवल पे ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, पर एटम्स के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या ग्रेविटी की फोर्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स अभी इस चीज़ पर रोशनी नहीं डाल रही थी। और इस चीज़ को साइंसदान जो है वो बड़ी तेज़ी से सोच रहे थे कि हम कैसे ग्रेविटी की फोर्स को एटम के लेवल पर जाके डिफाइन कर सकते हैं। मीनवाइल स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो ऐसी चीज़ें बता रही थी जो कि साइंसदानों के लिए काबिल कबूल नहीं थी। स्ट्रिंग थ्योरी में बहुत बड़े बड़े झोल थे, अनोमलीज थी। और पहली अनोमली क्या थी? स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर जो कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ी से मूव करता है। टैक्योन उस पार्टिकल का नाम रखा गया और ये बताया गया कि ये वो पार्टिकल है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। क्योंकि हम एक क्वार्क के बिलियंथ टाइम छोटे स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट अभी तक मौजूद नहीं है जिससे हम स्ट्रिंग थ्योरी को टेस्ट कर सकें। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सही है और ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत है। ये एक थ्योरी है जो कि मे भी फ्यूचर में टेस्ट हो। इसलिए साइंटिस्ट जो है वो इस चीज़ को टेस्ट तो नहीं कर पाते, पर वो इस थ्योरी को ज़्यादातर साइंटिस्ट मानने से थोड़ा सा इनकारी हैं। और उसकी वजह ये कि वो ये नहीं समझते कि कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि टैक्योन, जो कि लाइट की स्पीड से तेज़ी से मूव करता है। इसी तरीके से स्ट्रिंग थ्योरी ये भी कहती थी कि एक मैसलेस पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है जिसका कोई मैस नहीं है, और ये छोटा पार्टिकल है जो कि एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है। और तीसरी चीज़ जो स्ट्रिंग थ्योरी ने बताई वो ये कि हमारी जो यूनिवर्स की डायमेंशंस हैं वो मल्टीपल डायमेंशन है। मैंने यहाँ पर 9 बताई हैं, एक्चुअली स्ट्रिंग थ्योरी ने हमें बताया था कि 10 डायमेंशन हैं, 10 डायमेंशन हैं हमारी यूनिवर्स की। पर हम तो 10 डायमेंशंस नहीं देखते, तो साइंटिस्ट जो है वो इस चीज़ पे भी बहुत परेशान थे, कि नाराज़ थे कि ये स्ट्रिंग थ्योरी में कैसी चीज़ें हमें सामने में आ रही हैं जब भी हम उसका मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं। और इसलिए स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो बैकग्राउंड में चली गई, पीछे चली गई, और लोगों ने उस पर काम करना छोड़ दिया और उनका रिएक्शन ये हो गया। 1973 में 2 साइंटिस्ट थे जिनमें लीडिंग साइंटिस्ट जो थे वो जॉन शॉर्ट्स थे, और उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी की एनॉमलीज जो उसमें झूल थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की। और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी इक्वेशंस को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की, एडजस्ट करने की कोशिश की, उनको मुख्तलिफ जावियों से देखा। और फिर एक दिन उनको ये वाज़ह हुआ कि वो जो इक्वेशंस देख रहे हैं वो कुछ और नहीं है बल्कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करती है। यानी इमेजिन करें कि स्ट्रिंग थ्योरी की इक्वेशन जो ये हमें बताती है कि एक मैसलेस पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है जो कि अभी हम डिस्कवर नहीं कर पाए, उसकी फोर्स की जो इक्वेशंस हैं वो ग्रेविटी को डिफाइन कर रही हैं। तो ये जो मैसलेस पार्टिकल है ये एक्चुअली ग्रेविटी को डिफाइन कर रहा है, और उसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये एटॉमिक लेवल पे ग्रेविटी जनरेट कर रहे हैं। ये ग्रेविटॉन है, कुछ लोग इनको ग्रेविटॉन भी कहते हैं। तो ये ग्रेविटी दे रहे हैं, जो कि हम बड़े अरसे से सोच रहे थे कि कायनात में ग्रेविटी कहाँ से आती है। स्ट्रिंग थ्योरी ने उसका एक जवाब दे दिया, और स्ट्रिंग थ्योरी ने ये जो 4 फोर्सेज हैं इनको पूरा कर दिया एटॉमिक लेवल पे। स्ट्रिंग थ्योरी ने हमें ये भी बताया कि मैग्नेटिक फोर्स भी होती है, स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होती है, और उसके साथ साथ ग्रेविटी की फोर्स भी होती है जो कि बाकी थ्योरीज हमें नहीं दे सकी। फर्दर सॉल्व करते हुए शॉर्ट्स ने ये देखा कि अगर मैंने स्ट्रिंग थ्योरी के मैथमेटिक्स को वैलिडेट करना है तो मुझे इसकी दोनों तरफ एक जैसे नंबर चाहिए होंगे। यानी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें x की वैल्यू 3 निकल रही है दोनों तरफ, दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड जो है वो बराबर निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप सही मैथमेटिक्स कर रहे हैं। ये एक सिंपल तरीका है। तो उसने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जो इक्वेशंस हैं स्ट्रिंग थ्योरी की, जिसमें हमें वो स्ट्रिंग भी नज़र आ रहा है, उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। और जब उसने लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड निकाली तो वो दोनों 496 जो है उनका जवाब आया, जिससे पता चला कि स्ट्रिंग थ्योरी के मैथमेटिक्स में कोई झोल नहीं है, कोई अनोमली नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी का मैथमेटिक्स ऑकवर्ड ज़रूर है, मुश्किल नज़र आता है, पर यह बिल्कुल दुरुस्त है। तो शॉर्ट्स ने दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने जब ये देखा कि इसमें अनोमलीज कम होती जा रही है तो लोग काफ़ी
तेज़ी से स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ आना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बीच में बताती थी और साथ साथ मैथमेटिकल एनॉमलीज भी ख़त्म होगी। लोगों ने इसका नाम रखा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी ये एक ऐसी थ्योरी है जो हर चीज़ को एक्सप्लेन करती है, जो एटम को भी एक्सप्लेन करती है और जो ज़मीन को भी एक्सप्लेन करती है और गैलेक्सीज को भी एक्सप्लेन करती है, इन सब चीज़ों के मोशन को भी एक्सप्लेन करती है। स्ट्रिंग थ्योरी ने एक और चीज़ जो बताई वो ये कि छोटे लेवल पर अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी से एटम लेवल पर जाएं और उसको देखें तो वो इतना जिटरी और अनसर्टेन नहीं है जितना कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स में नज़र आता है। तो स्ट्रिंग थ्योरी की वजह से जो जिटरनेस है, जो टर्बुलेंस है, छोटे लेवल पर हमें चीज़ें बड़ी तेज़ नज़र आती हैं, वो भी स्मूथ होगी, काम होगी। जिस तरह मैंने आपको बताया था सेलेस्टियल बॉडी बड़े स्मूथ और सर्टेन वेज में मूव करती हैं, तो जब स्ट्रिंग थ्योरी से हम एटम को देखते हैं तो एटम भी काफ़ी स्मूथली बिहेव करता है। तो उस चीज़ ने भी साइंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा अपील किया। अब मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में एटम्स हैं, हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है। उन एटम्स में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। अगर एक प्रोटॉन को देखा जाए तो वो क्वार्क्स से मिलकर बनता है, ये क्वार्क्स है, और क्वार्क्स के बिलियंथ टाइम अगर हम छोटे लेवल पे चले जाएं यानी 10⁻⁻35, तो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग्स आ गए। यानी इतने छोटे लेवल पर हम चले जाएं तो हमारे पास स्ट्रिंग्स जो है वो आ जाते हैं। तो हर चीज़ जो है वो स्ट्रिंग से मिलके बनी हुई है, चाहे वो एटम है, चाहे वो पानी है, और चाहे वो ज़मीन है, चाहे सूरज है, चाहे गैलेक्सीज है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप इसका साइज़ देखें तो अगर एटम का साइज़ जो है वो एक यूनिवर्स का है, तो जो स्ट्रिंग है ना वो एक दरख्त है यूनिवर्स में। कितना छोटा है स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग हमें ग्रेविटी के बारे में भी बताता है। अच्छा जी, अब हम आखिरी इसकी देखते हैं कि इसमें जो नॉर्मली थी कि 10 डायमेंशन होनी चाहिए, हमें पता है कि हमारे पास 4 डायमेंशन हैं। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि हमारे पास 3 स्पेशल डायमेंशन हैं, एक्स वाई जी, जिसे हम पोजीशन लोकेट करते हैं, और चौथी डायमेंशन टाइम है। तो हमारे पास 4 डायमेंशन हैं किसी भी इवेंट को रिकग्नाइज करने के लिए। पर इमेजिन करें कि आप इस पोल की केबल्स को देख रहे हैं, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, तो आप कहेंगे कि ये तो एक सिंगल डायमेंशन है, ये तो एक लाइन है, तो ये 1 डायमेंशन है। पर अगर मैं बहुत करीब जाके देखूं या मैं एक चींटी की नज़र से देखूं तो चींटी को ये एक सर्कुलर सिलेंडर के तौर पे नज़र आ रही होगी। वो इस पर सीधी भी जा सकती है और इस पर साइडवाइज भी जा सकती है, तो उसको ये 2 और 3 डायमेंशन की नज़र आ रही होगी, उसको सिंगल डायमेंशन की नज़र नहीं आएगी। हम ये कह रहे थे कि ये सिंगल डायमेंशन की है, पर एक चींटी को ये मल्टीपल डायमेंशन नज़र आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि ज़मीन में, यूनिवर्स में कुछ डायमेंशन ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, जो दूर से हमें नज़र नहीं आती। जिस तरह हमें इसकी सेकेंड एंड थर्ड डायमेंशन दूर से नज़र नहीं आई, पर जब हम बहुत पास गए तो हमें ये डायमेंशन नज़र आनी शुरू हो गई, या चींटी को वो डायमेंशन नज़र आनी शुरू हो गई। इसी तरीके से हमारे पास कुछ डायमेंशंस ऐसी हैं यूनिवर्स में जो हमें नज़र नहीं आती। अगर हम एटम लेवल पर चले जाएं और उससे भी आगे स्ट्रिंग लेवल पर चले जाएं तो ये स्ट्रिंग जो है ये सिंगल डायमेंशन की नहीं है, बल्कि अगर आप इनके पास जाते जाएं तो आपको लगेगा कि ये 2 डायमेंशन के हैं। इनके ऊपर चींटी सीधी भी रेंग सकती है और साइडवाइज भी रेंग सकती है। पर साइंटिस्ट ने हमें बताया कि ये एक्चुअली 2 डायमेंशन के भी नहीं है, बल्कि ये 6 डायमेंशंस के हैं। यानी अगर आप 6 डायमेंशन 6 रिंग्स को आपस में क्रॉस कर दें तो, और वो 6 डायमेंशंस का है, तो ये 6 डायमेंशन जो है हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। हमें पता है कि एक्स वाई जी 3 डायमेंशन, चौथी डायमेंशन टाइम, और फिर स्ट्रिंग्स की 6 डायमेंशंस, तो टोटल डायमेंशंस होगी 10। अब ये एक नई चीज़ थी, पर ये डायमेंशंस इतनी छोटी हैं कि हमें नज़र नहीं आती। ये पूरी 10 डायमेंशन जो है वो हमें यूनिवर्स के बारे में बताती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग थ्योरी ने क्या चीज़ें हमें बताई जो दूसरी थ्योरीज नहीं बता सकी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ब्लैक होल्स के बारे में नहीं बता सकी कि ब्लैक होल्स क्या है, और इसकी जो इक्वेशंस हैं वो ब्लैक होल में ब्रेक कर जाती हैं। इसी तरीके से बिग बैंग जो हमारी यूनिवर्स बनी थी उस वक्त की जो फिजिक्स है वो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं बताती, तो वो हमें बिग बैंग से पीछे कुछ नहीं बताती कि पहले क्या हुआ था। इन दोनों चीज़ों में स्ट्रिंग थ्योरी ने आइंस्टाइन की थ्योरी को मात दी और उसने हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में बताया। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा डायमेंशन हैं, जिसे हमने देखा कि 6 एक्स्ट्रा डायमेंशन है, इसका मतलब ये है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीपल यूनिवर्स हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्स हैं जो हम देख सकते हैं, जिस तरह हम अपने यूनिवर्स देख सकते हैं, और ऐसे यूनिवर्स भी हैं जो हम नहीं देख सकते। तो यूनिवर्स को अगर हम बबल्स के तौर पर देखें तो ये एक मल्टीवर्स है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्स हैं। अब हम इस यूनिवर्स के अंदर हैं तो हम दूसरे यूनिवर्स को
देख नहीं सकते, हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। पर स्ट्रिंग थ्योरी ने हमें बताया कि और यूनिवर्स एग्जिस्ट करती हैं और वो आपस में टकराती भी हैं और स्प्लिट भी होती हैं। तो वो कंबाइन भी होती हैं, जब दो बबल्स आपस में जुड़ते हैं वो कंबाइन होते हैं और एक बड़े बबल से दो बबल भी बनते हैं। तो बिग बैंग भी ऐसा ही एक फिनोमिना था जिसमें एक बड़े बबल से दो छोटे बबल्स बने, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम बिग बैंग से पीछे देख सकते हैं कि मे बी शायद दो यूनिवर्स जो हैं वो टकराई, या एक यूनिवर्स से दो यूनिवर्स स्प्लिट हुई और उस वक्त बिग बैंग हुआ और फिर उसके बाद हमारी यूनिवर्स जो है वो मार्ज वजूद में आई। तो हमें बिग बैंग से पीछे जो है वो स्ट्रिंग थ्योरी लेके जाती है। दूसरी चीज़ जो ब्लैक होल की बात होती है, स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि हम एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आप एक पेपर ले लें और पेपर को फोल्ड करके उसमें एक पेंसिल जो है वो घुसेड़ दें, सुराख कर दें, तो और उसको सीधा कर लें, तो अब क्या होगा कि आपको वो सुराख बहुत दूर नज़र आ रहे होंगे। यानी इसको अगर फोल्ड ना करूँ, मैं सीधा कर दूं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत दूर होंगे, ये डिफरेंट यूनिवर्स में और ये बहुत दूर हैं। पर अगर मैं इनको फोल्ड कर लूँ तो मेरे पास एक शॉर्टकट आ जाएगा। ये देखें, एक शॉर्टकट आ जाएगा, इसको हम कहते हैं वर्म होल। यानी मैं अंदर ऊपर से चला जाऊं और मैं नीचे दूसरी यूनिवर्स में निकल सकता हूं। साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये वर्म होल्स जो हैं ये ब्लैक होल्स हैं। इस पर अभी तहकीक जारी है, पर ये एक ख्याल है, एक थ्योरी है कि ये वर्म होल्स जो हैं ये ब्लैक होल्स हैं, जिससे हम एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स के बीच में जा सकते हैं। और हमें जानने की ज़रूरत क्यों पेश आएगी, और उसकी वजह यह है कि जब हमारी यूनिवर्स तबाह होगी, और इसकी वजह क्या है कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब हमारी यूनिवर्स ठंडी हो जाएगी, इसके स्टार्स जो हैं वो डाई आउट कर जाएंगे, तो उस वक्त हमें एक नई यूनिवर्स को देखना पड़ेगा और उसमें जाना पड़ेगा। और उसका तरीका यही होगा कि हम एक वर्म होल में दाखिल हों, ब्लैक होल में, और दूसरी यूनिवर्स से निकल जाएं। इसके साथ साथ स्ट्रिंग थ्योरी के क्रिटिक्स भी हैं, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी ने, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि गुलाब की पंखड़ियों की तरह स्ट्रिंग्स होते हैं जो डिफरेंट डायमेंशंस के होते हैं, और वो हमारे एटम्स को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देते हैं। वो बताते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, तो हर चीज़ ये स्ट्रिंग्स बता रहे होते हैं। पर स्ट्रिंग थ्योरी के बाद उसके 5 वर्जन्स बन गए, साइंसदानों ने उसके 5 वर्जन्स बना दिए। अब वो सारे वर्जन्स जो हैं वो अपने आप को स्ट्रिंग थ्योरी क्लेम करते हैं। उनमें बड़ी और चीज़ें भी सामने आ गई, मसलन ओपन एंडेड स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं और क्लोज एंडेड स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, जिससे सारी कायनात बनी है। इसी तरीके से कुछ जगह पर यह भी क्लेम किया गया है कि टोटल कायनात में, यूनिवर्स में 26 डायमेंशंस हैं। ये एक ऐसी वजह है जिससे साइंटिस्ट जो है वो इसको क्रिटिकली देखते हैं। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी एक्चुअली फिजिक्स का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक्सपेरिमेंट से टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो बिल्कुल ठीक है या कि बिल्कुल गलत है।